अस्सलाम वालेकुम, आदाब नादरीन। मैं जाकिर मलिक बलेसी हूँ और आप सभी जानते हैं कि गुज़श्ता साल जो है वो मार्च के महीने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना पैंडेमिक हुआ और उसके बाद जो हालात बने, उन हालात से कहीं न कहीं एक फ़ायदा भी ये हुआ कि इंटरनेट की दुनिया ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया और सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट से एक दूसरे के साथ जो है वो बात करना उन्होंने शुरू किया। तो मैंने भी ये सोचा कि अपने दोस्तों और जो कुछ खैर-ख्वाह हैं और जिन्होंने कुछ काम किया है मुल्क के लिए और अपने जम्मू कश्मीर के लिए और अपने इलाके के लिए, उनको सामने लाने की कोशिश करूँगा। मुलाकात नाम से एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया इसी हवाले से और आज साइंस वर्ल्ड साइंस डे के रोज़ जो है आपकी मुलाकात में भलेसा के रहने वाले, जो भलेसा के एक दूर-दराज इलाका है काकू, काकू के रहने वाले डॉक्टर आशिक हुसैन साहब से कराने जा रहा हूँ। डॉक्टर आशिक हुसैन साहब अभी जो है वो हमारे साथ लाइन पे आएँगे। जी, डॉक्टर आशिक हुसैन साहब आपका बहुत इस्तकबाल मुलाकात में। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, जी, जी। आपसे ही शुरू करेंगे हम कि आप अपना तारुफ जो है वो खुद ही हमारे नाज़रीन को दे दें ताकि वो ये जान पाएँ कि मैं किस इम्पोर्टेंट शख्सियत से आज जो है वो आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। तो डॉक्टर आशिक साहब आप जारी रखिए अपनी बात। वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत तो नहीं है, लेकिन एक वो कहते हैं कि अपना सा एक इंसान जो बलेस के एक कोने में, जो आपने शायद जिक्र भी किया होगा कि काको गांव एक है, तहसील गुंदो का एक पिछड़ा हुआ एरिया है। वहां पे मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद इब्तदाई तालीम जो है मेरी वहीं जो है भरथी, एक छोटा सा गांव था। मिडिल स्कूल तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की। उसके बाद अपना हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और साथ में हायर सेकेंडरी, दैट मीन्स ट्वेल्थ क्लास एग्जामिनेशन, एक जी, जो आज डिग्री कॉलेज भी कहें आप, वहीं पे दैट मीन्स गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल किलोत्रान, वहां से हासिल करके फिर भद्रवा चला गया, डिग्री कॉलेज भद्रवा। और जी, डिग्री जी। कॉलेज भद्रवा में साइंस में ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट डिग्री जो है जम्मू यूनिवर्सिटी से हासिल की। जी, और पढ़ाई के बीच बीच में ही जब मैं पीएचडी कर रहा था तो थोड़ी एक छोटी मोटी जॉब लगी एज टीचर। तो साथ में टीचर जॉब करता रहा, साथ में पीएचडी भी करता रहा। और लकली 2007 की बात है कि पीएससी क्वालिफाई करके आ, एक कहते हैं कि खुदा ने बख्शा के असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पे तैनात हुआ। और तब से अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, बच्चों को थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में ज्ञान, या हम कहेंगे केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है बहुत ही वो कहते हैं कि रागिब होते हैं मेरे पढ़ाने पे। डॉक्टर आपने बहुत ही खूबसूरत दिया है और इस वक़्त आप तारुफ के मोहताज भी नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में आपको जाना और पहचाना जाता है साइंस के इस फील्ड में। आज वर्ल्ड साइंस डे है और इस मौके पर जो है, जो थीम रखा गया है, वो थीम जो है वो पीस और डेवलपमेंट को लेकर है। कुछ रोशनी डालेंगे कि इस तरीके का थीम जो है वो साइंस डे के ऊपर क्यों रखा गया है? थोड़ी-सी रोशनी इस पे डालिए। देखिए, एक्चुअल में मेरे ख्याल में ये 2002 की बात है, जब साइंस जो है तरक्की कर रही थी। लेकिन क्योंकि आपने भी, मैंने भी, और सब लोगों ने ये पढ़ा, ये हम पढ़ा करते थे कि यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस। जी, एक साइड से हम साइंस साइंस को ले रहे हैं कि साइंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तरक्की के लिए काम कर रही है। लेकिन साथ में क्या हो रहा था कि साइंस के कुछ नुकसानात भी होते थे। तो 2002 की बात है कि ये था एक यूनेस्को यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस हम्म, इन्होंने 2002 में ये सोचा कि क्यों ना हम इस साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना आम करें ताकि डेवलपमेंट तो है ही है, साथ में पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए भी पूरे वर्ल्ड में इस साइंस को फैला दे। तो एक हम कहेंगे कि एक तरह की
इंटरनेशनल कमिटमेंट थी फॉर द यूज ऑफ साइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, या हम सिंपल कहेंगे कि फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी 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 डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि देखिए जिस तरीके से जो है पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो जो आर्म्स रेस है उसमें लगी हुई है। साइंस जो है जहां एटम बम भी बनाता है वहीं साइंस हमको भेज रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो यही इसके पीछे ये राज है कि जो डिस्ट्रक्टिव किस्म की मतलब जो साइंस जो है डिस्ट्रक्टिव चीजों पर इस्तेमाल हो रही है, कहीं ना कहीं उसको जो है वो कंस्ट्रक्टिव चीजों पर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसी तरीके का इसके पीछे है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में हमारा भी, या जो भी कोई सोचता है ना साइंस को, एक्चुअल में जो है वो गलत नजरिए से ही सोचता है। अगर हम बेसिक सोचें कि सबसे पहले बेसिकली साइंस नाम है किस चीज का। जब भी जी हमारे जहन में साइंस साइंस जब हमारे दिमाग में पड़ता है या हमारे कानों में साइंस लफ्ज आ जाता है, तो हम सीधे एटम बम की तरफ जाते हैं, हम सीधे मिसाइल की तरफ जाते हैं। लेकिन जी हम ये सोचते नहीं है कि साइंस एटम बम और मिसाइल के अलावा भी कुछ और भी चीज है। अगर मैं जी सिंपल कहूं कि साइंस बेसिकली है क्या, तो हम जी लोग स्कूल में एक डेफिनेशन पढ़ा करते थे कि साइंस बेसिकली है क्या, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर अकार्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। मतलब जी ये हो गया कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं साइंस ही तो है। हम साइंस को इस समय जो है यूज कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए। अगर हम इस समय कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं तो बेटरमेंट ही तो है। हमारे जी चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है डे टू डे लाइफ में, तो मुझे लगता है कि हर सेकंड पे, हर, वो हम कहेंगे कि लम्हे पे हम साइंस का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। सांस ले रहे हैं हम, साइंस तो नहीं है, साइंस ही तो है। अगर हम सिंपल जाए, एक जैसे मैंने कहा कि मैं गाँव का हूँ, तो गाँव में अगर हम देखें जो कभी स्कूल भी ना गया हो, जी जिसने कभी साइंस का नाम भी ना लिया हो, कहीं ना कहीं वो साइंस का इस्तेमाल तो कर ही रहा है अपने डे टू डे लाइफ में। एक छोटी सी एग्जांपल देके अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा। जैसे गाँव में हम जाते हैं ग्राफ्टिंग, कि जी ग्राफ्टिंग कितनी बड़ी साइंस है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान के पास भी जाएंगे वो कहेगा अच्छा ये ग्राफ्टिंग लगेगी, ये नहीं लगेगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसने ऑब्जर्व किया है, तभी जाके तो वो उस नतीजे पे पहुंचा कि ये लगेगी या नहीं लगेगी। दैट मीन्स इन वन वे और द अदर वे a common man, a layman, that is observing, that he is experiencing, he is observing science in each and every step of life. तो इसलिए मेरा क्या मानना यही है कि साइंस को हमने सिर्फ एटम बम पे लेके नहीं जाना है, साइंस को हमने सिर्फ मिसाइल लेके जाना है। तो यही तो वर्ल्ड साइंस जो डे है, ये भी यही हमें बताता है कि हमने साइंस को इस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो साइंस का इस्तेमाल करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ना कि फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। बहुत खूबसूरत बात जी कही सर। डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, आप भलेसा के एक दूर दराज इलाका जहां अभी भी लोग जो है वो सड़कों से महरूम है और बुनियादी सहूलियात से महरूम है, आप काकू गांव के रहने वाले हैं। और काकू गांव से उठ के आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है उसमें हिस्सा लिया और उसके जो नेशनल लेवल के आप उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी हैं। उसके एग्जाम के क्या आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ जो एनसीएससी में आप गए, और किस तरीके का आपको एक एक्सपोजर मिला इससे? सबसे पहले जाकिर साहब मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ये एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चा जो है अपनी साइंटिफिक क्रिएटिविटी, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चा जो है ना अपने साइंटिफिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकता है। तो ये 2008 की बात है कि किसी दोस्त की वजह से, अगर मैं नाम भी लेना चाहूं यहाँ पे, तो जमायत अली आगा साहब, उन्होंने मुझे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के एक जो स्टेट के जफरुल्ला खान साहब थे उनसे मुलाकात करवाई। तो हम्म। जब मैंने वो प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा यार, हालांकि ये प्रोग्राम जो है 1993, जब मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए था एज अ स्टूडेंट इस प्रोग्राम में, वो मौका तो मुझे मिला नहीं। लेकिन मुझे जब लगा कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है तो मैंने सोचा किस तरीके से मैं इस प्रोग्राम में जाऊं।
तो उन्होंने कहा कि आप एक एज अ गाइड टीचर आ सकते हो, तो इस प्रोग्राम में इनिशियल स्टेज में। मैं कहा भाई ठीक है। जब मैं गाइड टीचर गया, मुझे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी जब जानकारी हासिल हुई, तो मुझे मौका मिला कि पहला जो वर्कशॉप था इसका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये जी लुधियाना में, वहां पे मुझे एज रिसोर्स पर्सन का एक वर्कशॉप था। वहां पे जब मैं चला गया तो मुझे पूरा पता चला कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है क्या, कितनी अच्छी चीज है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए। तो मैंने इसमें कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता 2012 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का एनुअल, जो हम कहेंगे जो प्रेजेंटेशन के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, वहां जाने का मौका मिला। और फिर उसके बाद 2012 के बाद हर साल एज इवालुएटर में चला गया, नेशनल चिल्ड्रन साइंस का नेशनल इवालुएटर, एज नेशनल रिसोर्स पर्सन। फिर बेंगलोर जाने का मौका मिला, बारामती जाने का मौका मिला, केरला जाने का मौका मिला, भोपाल जाने का मौका मिला। तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मैं कहूँगा इस समय कि जहां मैं जीरो पे था साइंस के मामले में, तो साइंस का ज्ञान जो है शुरुआत जो की नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ने ही की। जी, बहुत जी सर। एक छोटे सी अलग से उठ के जो है नेशनल लेवल पर जो है वो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बहुत अहम काम कर रहे हैं, और बच्चों को जो है वो साइंस का ज्ञान देने और साइंस के मुतालिक जो है अवेयरनेस फैलाने में बहुत बहुत ही उम्दा रोल अदा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही फख्र की बात है कि भलेसा से ताल्लुक रखने वाले एक यंग साइंटिस्ट जो है वो उठ के जाते हैं और होमी भाभा एटॉमिक सेंटर जो मुंबई में है वहाँ पे अपना लेक्चर देते हैं, वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है उसकी प्रेजेंटेशन होती है, और अपना जो है वो साइंस का वो वहाँ पे दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं और अपना लोहा जो है वहाँ पे भी मनवाते हैं। कुछ कहेंगे आप, जो आप होमी भाभा सेंटर में गए और वहाँ पे जो आपने जो कुछ किया, आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। एक्चुअल में मलिक साहब, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की वजह से मुझे मौका मिला कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ूं, और खासकर विज्ञान प्रसार। तो वहीं से मुझे पहला मौका मिला कि मैं होमी भाभा साइंस सेंटर विजिट करूं। तो वहां जी पे जब मैं होमी भाभा साइंस सेंटर में चला गया, तो मुझे वहां पे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं होमी भाभा साइंस सेंटर के, स्पेशली फॉर साइंस कम्युनिकेशन, उनके जी बारे में पता चला। तो सबसे पहले जो उनमें मुझे जो मेरे लायक था वो था ओलंपियाड जो है। ये नेशनल ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, एस्ट्रोनॉमी में भी होता है, मैथ्स में भी होता है, और जूनियर साइंस लेवल पे भी होता है, यानी 10th से नीचे क्लासेस के लिए भी होता है। तो जी मैंने वहां पे कोशिश की कि मैं जो है केमिस्ट्री ओलंपियाड, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का था, तो केमिस्ट्री ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करूं। उसके लिए सबसे पहले जो था, एक वहां पे जो होता है एक एक्सपोजर कैंप होता है, एक्सपोजर कैंप, जी ओलंपियाडो एक्सपोजर कैंप, वहां पे जाने का मौका मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ओलंपियाड एक्सपोजर कैंप में मुझे पता चला कि भाई केमिस्ट्री ओलंपियाड बेसिकली है क्या, तो वहां से जी जो इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है केमिस्ट्री ओलंपियाड के, अंकुश गुप्ता सर, तो अच्छा उन्होंने थोड़ा सा देख लिया कि हाँ जी बड़ी दूर से आ रहा है, काम अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने वहां से एक होता है रिसोर्स जनरेशन कैंप, इसी में पहले एक्सपोजर होता है, उसके बाद रिसोर्स जनरेशन कैंप होता है, उसमें चला गया। तो रिसोर्स जनरेशन कैंप से थोड़ा सा उन्होंने फिर से एलिवेट करके, इस समय मैं होमी भाभा साइंस सेंटर जो है, एग्जामिनेशन बोर्ड जो है केमिस्ट्री ओलंपियाड का, उसमें काम कर रहा हूँ, पेपर सेट करने में, पेपर इवालुएट करने में, और साथ में जो भी बच्चे होते हैं उनको भी थोड़ा सा गाइड करने के लिए केमिस्ट्री का जो ओलंपियाड एग्जाम होता है, स्पेशली नेशनल लेवल का, उसमें अभी भी काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये हमारी तो बहुत खुशी की बात है कि हम ऐसे शख्सियत से बात कर रहे हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में छोटी सी उम्र में ही अपना इतना नाम कमाया हुआ है। इसके अलावा आप जो है वो नेशनल सतह पर भी जो नेशनल ओलंपियाड है उसके मेंबर भी हैं। उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से जो है आप वहां तक नेशनल ओलंपियाड का जो है उसके मेंबर बनना बहुत बड़ी बात होती है, केमिस्ट्री का सर जो नेशनल। वही, हाँ सर वही मैं अभी तक जो बोल रहा था वो वही बोल रहा था कि वही रिसोर्स जनरेशन कैंप से एक्सपोजर कैंप में पहुंचा, और एक्सपोजर कैंप के बाद जो है वही एग्जामिनेशन बोर्ड का, वहां पे मैं मेंबर बना हुआ हूँ।
जो नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो है उसका जी एग्जामिनेशन बोर्ड होता है नेशनल लेवल पे। तो जी जो जी पेपर सेटिंग का काम करता है, पेपर इवाल्युएशन का काम करता है, उसी का एक मैं मेंबर हूँ वहां पे, केमिस्ट्री जी। ओलंपियाड नेशनल एग्जामिनेशन। तो आप मुझे एक बताइए कि बाकी भी तो बहुत सारे लोग जो हैं जो साइंस की दुनिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से आपकी रफ्तार रही बहुत तेजी के साथ जो है आप काकू से निकल के होमी भाभा रिसर्च सेंटर में पहुंचे। दूसरे जो लोग हैं उनके लिए आपको क्या सुजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से उनको जो है इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और साइंस की दुनिया में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंस ही हमारे लिए जो है हमारे आसपास जो हमारे लिए बेहतर माहौल पैदा करता है वो साइंस ही करता है। तो किस तरीके से आप उनको सुजेस्ट करेंगे कि वो भी आपकी तरह जो है वो आगे बढ़े इस फील्ड में। देखिए मलिक साहब, मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऐसा शायद कोई कोना नहीं रहा होगा पूरे हिंदुस्तान में जहां मैं ना घूमा हूं इन साइंस प्रोग्राम्स के पीछे। जी और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि न के सिर्फ हमारे यहाँ के टीचर्स, बल्कि अगर मैं हम्म, बच्चों की भी बात करूं तो रेस्ट ऑफ इंडिया के मुकाबले में बहुत बहुत आगे है। जी लेकिन फिर बात क्या है कि हमारी टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स नेशनल लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? तो मुझे लगता है कि सिर्फ दो चीजें। पहली चीज, लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरी चीज, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म। जब उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है, अवेयरनेस कहां से होगी? और खासकर टीचर्स के लिए मैं ये कहूं कि टीचर्स के पास अवेयरनेस भी है, टीचर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन सही है। टीचर जो है अपने घर को छोड़ नहीं सकता है, वो छोड़ता ही नहीं है। तो मैं जी जी अपने साथी टीचर्स को यही कहूंगा कि आप जो है कम से कम टाइम का जो है इस्तेमाल करके अपने घर को अगर छोड़ा जाए तो मुझे जी लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज हो उसको हासिल करने से आदमी नहीं रोक सकता है। तो सिर्फ अपना डेडिकेशन, अपनी डिवोशन और टाइम जो है थोड़ा सा उसका सही इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज जो है नामुमकिन नहीं है किसी भी इंसान के लिए। जी डॉक्टर साहब जी आप डॉक्टर साहब आपको इस वक्त देख रहे हैं, जाकिर हुसैन साहब देख रहे हैं, सुनील उदास जी देख रहे हैं, फरहत अब्बास जी आपको देख रहे हैं, निसार राथर साहब देख रहे हैं, भलेसा के रहने वाले हैं, उमेश शर्मा जी आपको देख रहे हैं, जावेद इकबाल जरगर साहब आपको देख रहे हैं। ये सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे और लोग हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस है, इसमें आपने जो किश्तवाड़ के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत काम किया है जिसके बारे में बहुत चर्चा रही कुछ अरसा के, किश्तवाड़ के 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो गए, उनके मॉडल जो हैं कुछ थोड़ी सी तफसील के साथ कि वो कौन लोग थे और उनके मॉडल्स जो हैं वो किस तरह के थे। सर, अभी सिर्फ 3 लोग की बात नहीं है, हर साल 3 3 4 4 लोग जा रहे हैं नेशनल लेवल पे। तो मैं जी आपको ये बता दूं कि सबसे पहले 2012 की बात है कि पहला जो बच्चा सिलेक्ट हुआ हमारा नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, जिसने नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया किश्तवाड़ को। क्योंकि जी आप जानते हो कि इस समय मैं पोस्टेड किश्तवाड़ में हूँ, इसलिए जाहिर सी बात है जहां पे बंदा रहता है तो वहां पे थोड़ा सा काम ज्यादा करता है। तो इसलिए मुझे भी मौका मिला कि मैं किश्तवाड़ में काम करूं। तो किश्तवाड़ का एक बच्चा था, मुजम्मिल मलिक। तो हम्म, मुजम्मिल मलिक हमारा सबसे पहला बच्चा जो है वो जो किश्तवाड़ से सिलेक्ट होके नेशनल लेवल पे चला गया 2012। और उसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किश्तवाड़ को या जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। और मजे की बात यह है कि जो वो वाला इवेंट हुआ था 2012 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और वहां पे जो इंस्पेक्शन की, मॉडल्स की, प्रेजेंटेशंस की, और वो थे हमारे मिसाइल मैन कलाम साहब, जो तब हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे इंडिया के। तो वो वहां पे आए थे। तो बच्चे को मौका मिला और हमें भी मौका मिला कि हम उनके साथ वहां पे इंटरेक्ट हो सके। ये उसके बहुत बाद बड़ी बात है राइट कि फ्रॉम, जो बच्चे हैं जी उनको मिसाइल मैन को देखने का मौका मिला और करीब से देखने का मौका मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल
इस पाए के साइंटिस्ट के सामने खड़ा हो जाना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत उसके लिए चाहिए, और वो काम आपने इन बच्चों के लिए करके दिखाया और खुद भी उनसे बिल्कुल। आपको बहुत और बहुत साथ में मुबारक। मैं सर, हाँ, साथ में मैं ये बता दूं कि यहीं किश्तवाड़ में मुझे एक बहुत ही होनहार साथी मिले, जी अरशद हुसैन देव, फिजिक्स के लेक्चरर हैं। बहुत सारे लोग जी। उनसे बखूबी वाकिफ हैं। तो वो सिर्फ फिजिक्स के लेक्चरर नहीं है, बल्कि मैं उनको बोलता हूँ इनोवेटिव माइंड। उसका हम्म। दिमाग इतना तेज चलता है इनोवेशन के लिए। तो उन्होंने, जब वो मेरे साथ मिले, तो उसके बाद राइट फ्रॉम 2012 से लेके अभी तक हर जी साल तीन तीन यानी 16 बच्चे पूरी स्टेट से सिलेक्ट करने होते हैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए नेशनल लेवल पे। उन जी। 16 बच्चों में से जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का कोटा रहता है, वो तकरीबन 3-4 बच्चे हर साल जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। और जी पिछले पिछले साल 2019 जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ, ये केरला में हुआ। तो एक थोड़ी सी मेहनत मैंने भी अपने बच्चों पे की, और मेरी एक अपनी भी बेटी नेशनल लेवल जो है केरला में पार्टिसिपेट करके आ गई। ये एक बहुत अचीवमेंट मैं कहूंगा कि मैंने भी अपने घर के लिए की। बहुत मुबारक है, लेकिन हम्म, अपने घर के लिए बहुत अच्छी बात है कि हुआ। मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा कि आप भलेस के रहने वाले हैं, भलेस के अपनी बेटी के अलावा और कितने बच्चे जो हैं वो आपने नेशनल लेवल पे अभी तक भेजे, और अगर नहीं भेजे हैं तो उन पर क्या मेहनत करेंगे आप आज के? सर एक्चुअल में बलिस के लिए अभी तक तो सिर्फ अपनी बेटी चली गई, लेकिन मैं काम कर रहा था बलिस के लिए भी। और उसके लिए मैंने शायद 2014-15 में शुरुआत की थी। वहां पे एक साइंस मेला ऑर्गेनाइज करके हायर सेकेंडरी जी स्कूल किलोत्रान में एक साइंस सही। मेला ऑर्गेनाइज किया था। और मेरा मकसद वहां पे यही था कि एक एक्सपोजर देना बच्चों को, एक प्लेटफॉर्म देना बच्चों को, एक प्लेटफॉर्म देना टीचर्स को, ताकि वो भी अपना जो हुनर है वो भलेस से निकल के स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आ जाए। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी सी मेरी जॉब जो है, कभी छात्रों में कभी किश्तवाड़ में, वो लड़खड़ाती रही और मैं उसको ज्यादा देर तक वहां पे कैरी नहीं कर सका। लेकिन आगे, क्योंकि इस साल मेरे 2-3 प्रोग्राम थे भलेसा के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाए। तो होप के आगे 2021 में मोस्टली 2-3-4 प्रोग्राम में भलेसा के लिए जरूर करूंगा, ताकि भलेसा के बच्चों को भी मौका मिल जाए कि वो आगे अपना लोहा जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मना लें। इंशाल्लाह जरूर ऐसी मैं कोशिश करूंगा। देखिए, मेरा मेरा जो सवाल है उसकी पुजराई जो है वो भलेस से भी आ रही है कि मोहम्मद नसीम गुलशन साहब कह रहे हैं कि अच्छा सवाल पूछा है। अब भलेस के लोग जी सर। भलेस के बारे में सवाल सुनना चाहेंगे। जो भी नाजरीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो डॉक्टर आशिक हुसैन साहब से कुछ सवाल भी पूछना चाहेंगे साइंस के मुतालिक, तो वो जरूर पूछ सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में सवाल लिख दीजिए, है वो डॉक्टर आशिक साहब तक जरूर पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आपने इतने बच्चों को जो है वो साइंस कांग्रेस में लिया और उनको एक एक्सपोजर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या किसी ऐसे बच्चे को आज तक उनका कोई पेटेंट भी मिला है उनके लिए, या कोई प्रोटोटाइप उनका सिलेक्ट हुआ है? कुछ इस बारे में बताइए। ये अभी तक तो इस साइड का नहीं हुआ, लेकिन जम्मू में वही 2012 में एक जम्मू की बच्ची थी गुनीत कौर, जी उसका एक, हाँ, उनको भी गाइड हमने ही किया हुआ था। तो एज अ गाइड जब हमने उनको किया, तो उनका एक प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ था। नेशनल लेवल पे भी वो सिलेक्ट हुआ था। यानी नेशनल लेवल पे 20 बच्चों को 650 प्रोजेक्ट आते हैं नेशनल लेवल पे, 650 मॉडल्स आते हैं, और उनमें से 20 मॉडल्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो जी 2012 की बात है कि उनका एक प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ था, और उसको आईआईटी खड़गपुर ने अडॉप्ट किया हुआ था। पूरा 1 साल उन्होंने वहां पे उस प्रोजेक्ट पे काम किया। और उसके बाद वो जो है जमीनी सतह पे मॉडल जो है वो लाया गया। डॉक्टर साहब, आपकी ये एक निगरानी में बड़ी कोई अचीवमेंट कहेंगे। आपकी निगरानी में बच्चों की, सर, जी, सर जरा रिपीट करेंगे, कुछ कटी हुई आवाज आई। कि आपकी निगरानी में अभी तक कितने एक बच्चों को जो है वो पेटेंट मिला है? और थोड़ा सा कुछ पेटेंट के बारे में बताएं कि किस तरीके का पेटेंट जो है उनको मिला है, सर, किस पर मिला है, प्रोटोटाइप पे?
सर अभी तक पेटेंट तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी को मिला हुआ है, क्योंकि उस पर अभी हमने काम ही नहीं किया। सिर्फ वही मैं कहूंगा कि बड़ी अचीवमेंट अभी तक वही हुई है कि नेशनल लेवल पे भी जो है टॉप 20 में एक प्रोजेक्ट जो है हमारा अभी तक सिलेक्ट हुआ है, जो हमारा जम्मू रीजन का है, ये नेशनल अपने आप में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के हवाले से। जी। जी, जी, आपने बहुत बड़ी कामयाबी है। फरहत अब्बास साहब कहते हैं कि प्राउड ऑफ भलेसा जो है आपके लिए कह रहे हैं, आप सही मानों में जो है भलेसा के लिए एक हम जो है कहेंगे आप प्राइड ऑफ भलेसा है कि आप भलेसा से निकल के जो है नेशनल सतह पे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं साइंस की दुनिया में। ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि हम आपसे आज ऑनलाइन मुलाकात कर रहे हैं और आपकी मुलाकात जो है अपने नाज़रीन से भी करा रहे हैं। बहुत डॉक्टर बहुत साहब, एक शुक्रिया। सवाल है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हिंदुस्तान में, जो हाल ही में आई है, उसका बिल हुआ और अब जो है पॉलिसी आने वाली है और उस पे जो है वो काम चल रहा है। आज तक जो साइंस का एक सिस्टम था, इसमें पॉलिसी के अंदर जो जो साइंस पढ़ाई जाती थी, किस तरीके की पढ़ाई जाती थी और अब जो है क्या फर्क आएगा? आप क्या समझते हैं कि जो नई पॉलिसी है वो सही है या जो पुरानी पॉलिसी है वो सही थी? देखिए मलिक साहब, मैं कहूंगा कि जो भी चेंजेस लाई जाती हैं किसी भी पॉलिसी में, वो बेटरमेंट के लिए ही होती है। जी। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, मैं सिर्फ साइंस के हवाले से बात करना चाहूंगा इसमें अभी, कि जो जी। पहले हम साइंस पढ़ते थे उसको मैं बोलता था थ्योरेटिकल साइंस। हम्म। थ्योरेटिकल साइंस मीन्स वो कहीं हम एप्लीकेबल नहीं करते थे। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी ने जो जोर दिया हुआ है, उनने जितने भी कोर्सेज पे जोर दिया हुआ है, एक तो प्रैक्टिकल और दूसरा स्किल बेस्ड। क्योंकि पहले हम साइंस पढ़ते थे ताकि हम साइंस पढ़ के कोई गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन अब जो है नई एजुकेशन पॉलिसी ने जो जोर दिया हुआ है, वो इस पे जोर दिया हुआ है कि हम साइंस पढ़ें लेकिन स्किल बेस्ड पढ़ें, ताकि जो ही हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज गेन हो, थोड़ा सा स्किल गेन हो, हम अपना जो है खुद कमा सकें, खुद खा सकें, हम किसी के ऊपर जो है वो निर्भर ना रह सकें। तो मैं कहूंगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू 2020 है, मैं कहूंगा कि वो बेटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस पॉलिसीज, अगर बिल्कुल मैं डॉक्टर साइंस के साहब, हवाले से बात करूं। मैं मुझे खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं साइंस का तालिब इल्म रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवा में और पीछे भी साइंस ही पढ़ी। और हैरानगी की बात मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब कि जी। हमने प्रैक्टिकल लेबोरेटरी जो है वो 10वीं में देखी थी और वो भी कुछ काम जी। उसमें नहीं किया था। काम तो हमने कॉलेज जाकर जो है लेबोरेटरी में करना शुरू कर दिया। तो ये हालत है कि भाई साइंस हम पढ़ा रहे हैं लोगों को, लेकिन सहूलियात जो हैं वो हम अभी भी जो फार फ्लंग एरियाज हैं उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, सहूलियात की कमी की वजह से लोग साइंस में पीछे रह रहे हैं फार फ्लंग एरियाज के? मलिक साहब, मैं कहूंगा कि सोलियात तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि वही फिर से है लैक ऑफ विल। इस समय अगर मैं कहूँ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के अलावा, अगर मैं अपने आप को इस समय देखूं कि एक नेशनल साइंस कम्युनिकेटर की हैसियत से भी मैंने अपने आप को डेवलप किया हुआ है, और नेशनल साइंस कम्युनिकेटर में अगर आप कहेंगे कि एक छोटा जो हम कहते हैं लाउ कास्ट नो कास्ट जो है टीचिंग एड्स तो थे ही थे, लेकिन हमने क्या बनाए हुए हैं, लाउ कास्ट नो कास्ट लेबोरेटरी एड्स। हम जो हम्म। है उस जो जो लेबोरेटरी हम देखते थे स्कूलों में, उस पर निर्भर नहीं होते हैं आप। जैसे अभी कल हमने एक वर्कशॉप किया फिजिक्स का, ऑनलाइन वर्कशॉप, और घर बैठे बैठे एक रिसोर्स पर्सन थे हमारे यूपी में बैठे हुए, उन्होंने तकरीबन 10-15 एक्सपेरिमेंट्स जो है ऑनलाइन कराए, और वो भी छोटी मोटी बॉटल शॉटल लेके। कल हम फिर से एक वेबिनार करा रहे हैं मैथ पे, जिसको हम जी। कहते हैं मैथ जो है सिंपल मैथ। तो जब आप वो वेबिनार देखेंगे, आप कहेंगे कि क्या पढ़ाई ऐसे भी होती है। और डे आफ्टर टुमारो, दैट मीन्स परसों जो है, हम केमिस्ट्री का एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, और उस केमिस्ट्री के वर्कशॉप में हम पूरा प्रैक्टिकली केमिस्ट्री कर रहे हैं। जो आप कहते हैं कि लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने हैं, हम लेबोरेटरी में नहीं करेंगे, हम घर में बैठ के गिलास में करेंगे प्रैक्टिकल, घर में बैठ के बॉटल में करेंगे प्रैक्टिकल, घर में बैठ के किसी और, यानी जो घर में अवेलेबल चीजें हैं उसी से हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो हमने कूड़ा क्रिकेट फेंका हुआ है उससे हम प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल भी वो वाले जो तकरीबन 90% जो है
वो सिलेबस में है, ताकि बच्चे को जरूरी नहीं है कि हम लेबोरेटरी में लेके जाएं और वहीं पे उसको प्रैक्टिकल या हम एक्सपेरिमेंटल साइंस करा दें। हम क्लासरूम में बैठे बैठे, हम खेत में बैठे बैठे, हम रास्ते में बैठे बैठे, हम घर में बैठे बैठे बच्चों को जो है एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं और होते हैं। मैंने खुद किए हुए हैं, और शायद वही वाले एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी जिक्र की किलोत्रान में, वहां पे किए हुए थे। और वैसे जैसे वर्कशॉप जो है डिफरेंट डिफरेंट साइंस मेलाज में डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप जो है टीचिंग वर्कशॉप और टीचर्स को अरेंज करते रहते हैं, यही बताने के लिए। या हम कहते हैं कभी कभी हम वर्कशॉप जो है नेचर स्टडी वर्कशॉप, यानी नेचर से हम साइंस कैसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम नेचर में साइंस, वो भी करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साइंस इस समय पीछे है रूरल एरियाज में, मैं कहूंगा सिटी में भी वो प्रॉब्लम वही है कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ विल है। जी। जी डॉक्टर साहब, हमने आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भलेसा की वादियों में और भलेसा की पहाड़ियों पर देखे हैं। फेसबुक पे अक्सर जो है हम आपको देखते रहते हैं किस तरीके से आप जो है पहाड़ियों के ऊपर प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, और कभी कभी खेतों में भी प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, और बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि जो एक साइंस होती है, कहीं न कहीं इसका जो रिलेशन होता है, कोरिलेटेड होता है फेथ के साथ में। आप खुद समझ सकते हैं। मैं सिर्फ इस्लाम की अगर बात करूं तो कहीं न कहीं राइट ब्रदर्स ने जो कंसेप्ट बुराक से लिया और फिर जहाज बनाया, और कहीं न कहीं बात इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट भी आता है रिलीजन और इसके दरमियान में, साइंस के दरमियान। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कुछ आप अपनी रोशनी डालें इस पे। मलिक साहब, मैंने अपनी स्टार्टिंग बात में कहा था कि साइंस को हम किस नजरिए से देखते हैं। मेरे जी, नजरिए में जो साइंस है, मैंने पहले ही कहा आपको, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर, यानी कुदरत है, उसी कुदरत को हम सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करें, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें, उसी को साइंस कहलाते हैं। तो चाहे रिलीजन है, चाहे कोई भी फेथ है, वो कहीं ना कहीं नेचर को तो मानता है। जब हम नेचर को उस नजरिए से देखें तो वही तो साइंस है। तो मैं कहूंगा कि साइंस और रिलीजन में आपस में कोई कंफ्लिक्ट है ना है, और ना ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में एक ही है। नेचर को ही हम स्टडी करते हैं, वही तो साइंस है। साइंस को अगर हम पढ़ें, वही तो नेचर है, वही तो रिलीजन है। जी जी, मलिक साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। आप पर्टिकुलर जो है वो बच्चों के ऊपर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए हैं, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है आपके बारे में, लगभग 35 के करीब आपने नेशनल लेवल के सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम और कोर्सेज जो हैं वो किए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी में आप जो है कुछ के नाम ले पाएंगे जो बड़े बड़े आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है जो नेशनल लेवल के हैं? देखिए मलिक साहब, नेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ा प्रोग्राम मैंने किया है वो वही है कि जो जिसको हम कहते हैं कि ओलंपियाड एग्जामिनेशन, जो है नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड एग्जामिनेशन, उनमें पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा मैंने अभी जिक्र किया कि नेचर वर्कशॉप्स, तो नेचर स्टडी वर्कशॉप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किए। लेह में ऑर्गेनाइज किया, हिमाचल में ऑर्गेनाइज किया, पंजाब में ऑर्गेनाइज किए, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को पूरी हम कहेंगे कि कंट्री में किए। उसके अलावा जो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा था, जो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में स्पेशली साइंस बिहाइंड मिरेकल्स और लव कास्ट नो कास्ट एक्सपेरिमेंट्स इन केमिस्ट्री, नागपुर में किया। बाकी भी कुछ दो चार स्टेट्स में किया। तो उसके हवाले से तकरीबन नेशन में, या हम कहेंगे डिफरेंट स्टेट्स में, मौका मिला बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। हम कहेंगे कि ये विज्ञान प्रसार और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से मौका मिला, और अपने आप को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया। एक प्लेटफॉर्म दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिला, और अपना भी जो खुद के पास था वो दूसरों के साथ शेयर करने का मौका मिला। बहुत जी खूब मलिक साहब। आप जो है अपनी बातें कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो आप देख रहे हैं और जो आपके काम की सराहना कर रहे हैं, उनमें भले से बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो है इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपके काम की अप्रिसिएशन कर रहे हैं। राहिद अमीन साहब, ये गुंदो
में रहते हैं, ये आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। ईडी गौहर साहब आपको देख रहे हैं, ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और साइंस की दुनिया में इन्होंने भी एक अच्छा नाम कमाया है। ईडी गौहर साहब आपको देख रहे हैं। महबूब अहमद साहब जो है वो भलेसा से आपको देख रहे हैं। मोहम्मद सादिक साहब आपको कमेंट्स में लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। मोहम्मद नसीम गुलशन साहब आपको कह रहे हैं कि सर प्लीज भलेसा के लिए जो है वो कुछ किया जाए, और वो आपने कहा है कि भलेस के लिए भी जो है वो साइंस का रुझान जो है बच्चों के अंदर पैदा करने की आप पहले से ये कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप जो है और ज्यादा कोशिश करेंगे। जावेद नज्जार साहब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मोहम्मद नसीम गुलशन साहब, तारिक हुसैन साहब आपको इस वक्त अप्रिशिएट कर रहे हैं। जावेद इकबाल जरगर साहब, उमेश शर्मा साहब, निसार राथर साहब, और इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब, सुनील उदास जी और फरहत अब्बास जी आपको दुआएं दे रहे हैं, और आपको आपके काम की बहुत बहुत शुक्रिया। आपके काम की अप्रिसिएशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ आखिर पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए पर्टिकुलर तौर पर, कि उनमें साइंस का जो रुझान है वो किस तरीके से और बढ़े। आज मैं देख रहा हूँ आजकल की ऑनलाइन की दुनिया में, जैसे व्हाइट हैट जो जूनियर है, व्हाइट हैट जूनियर एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे बच्चों को एक काउंसलिंग की जा रही है। कोडिंग, कोडिंग के लिए स्पेशली होता है, पहले तो इस सवाल आप दीजिए कि जो ऑनलाइन की दुनिया में इस वक्त जो है कोडिंग का एक चल रहा है, मुझे भी मैसेजेस आते हैं उसके, और वो कोडिंग जो है कितनी अहम रहती है, पहले तो इसी पर थोड़ा सा करेंगे और उसके बाद अगला जो है वो बात करेंगे। देखिए मलिक साहब, जहां तक कोडिंग की बात है तो मैं कहूंगा कि कोडिंग तो जरूरी है, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि कोडिंग जो है एक प्रोग्रामिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोडिंग से पहले बेसिक नॉलेज जो है बच्चे के पास होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोडिंग के लिए जा रहा हूं लेकिन मुझे जो है एक कंप्यूटर हैंडल करना नहीं आ रहा है, मैं कोडिंग के लिए जा रहा हूं, मुझे इंटरनेट की यूज करना नहीं आ रहा है, तो कोडिंग में कैसे करूं? तो कोडिंग तक पहुंचने के लिए मैं टीचर्स को भी बोलना चाहूंगा, बच्चों को भी बोलना चाहूंगा कि छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स आते हैं, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो बिल्कुल हम कहेंगे फ्री भी है, और फ्री के होने के साथ साथ में थोड़ा बहुत जो है हम कहेंगे कि टीए डीए या जो खाना पीना जो कहीं प्रोग्राम में जाने का उनका खर्चा भी मिलता है। तो क्यों ना हम बच्चों को थोड़ा सा पहले उन प्रोग्राम्स की तरफ रागिब करें, ताकि वो बच्चे जो है वो जो बेसिक नॉलेज जो है साइंस का वो पहले गेन करें, और उसके बाद बड़े बड़े प्रोग्राम्स में फिर तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पे मैं खासकर बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर आप जितने भी बच्चे सुन रहे हैं तो कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स, जैसे मैं अगर इस समय बात करना चाहूँ तो आइस प्रोग्राम आता है, इंस्पायर का प्रोग्राम आता है, उसके साथ साथ में साइंस ओलंपियाड जिनकी मैं अभी तक बात कर रहा था, एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है वीवीएम, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो हम घर बैठे बैठे कर भी सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं, और जब आपका प्रोजेक्ट जो है जैसे इंस्पायर का है, आप प्रोजेक्ट सबमिट कर लो ऑनलाइन, 8-10 हज़ार रुपए वहीं से मिल जाता है, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा भी मिल जाता है। फिर जब आप उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, आपका प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट भी होता है तो उसके लिए आना जाना खाना पीना रहने का खर्चा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रही है। तो क्यों ना हम ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि अगर हम छोटे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमें एक क्यूरियोसिटी मिलेगी टुवर्ड्स साइंस, हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा होगा, और जब मेरे में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा होगा, डेफिनेटली हम फिर बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए आराम से जा सकते हैं। और फिर हमारे जो है ना प्लेटफॉर्म्स खुद वो बुलाते हैं कि आप आइए जी, आपके लिए ये भी है, आप आइए, आप ये भी कर सकते हो, और मुझे लगता है कि फिर बंदा कहीं भी पहुंच सकता है। जी मलिक साहब। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है इस ज़िम्न में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो साइंस जो ये आप ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, इसका अगर एक हेल्प डेस्क आप खोलेंगे, और बच्चे जो है उनकी बाज़ाब्ता काउंसलिंग हो, क्योंकि आपने ही बताया कि बच्चों को असल में काउंसलिंग नहीं है, बच्चों को पता नहीं है जी सर। करना क्या है, फील्ड में जाना है, इसमें आगे क्या करना है, तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो आप जो है एक हेल्प डेस्क क्यों नहीं खोलते और जिसमें जो है इन बच्चों को प्रॉपर एक गाइडेंस जो है उस हेल्प डेस्क से मिले, ताकि वो बच्चा जो है उस डेस्क के ऊपर आ जाए और उस पे आप बिल्कुल फ़ोकस्ड अपनी रखें कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो कितना इम्प्रूव कर रहा है और कितना आगे जा रहा है। इस तरीके की कोई कोशिश जो है वो आपकी तरफ से होगी आने वाले दिनों में या नहीं? देखिए मलिक साहब, जहां तक हेल्प डेस्क की बात आई, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं 24 घंटे हेल्प डेस्क पे ही बैठा रहता हूं, इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप, इन द फॉर्म ऑफ फोन कॉल्स। और दूसरी बात ये कि हमने तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक वही के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बना के रखी हुई है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंटेक्ट करते रहते हैं। तो यही वजह है कि इस समय हमारे पास, जैसे मैंने कहा, जम्मू तो लीडिंग में ही है। जम्मू के साथ में उधमपुर, किश्तवाड़, देन सांबा, इवन राजौरी। राजौरी से भी जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में पिछले शायद 2 साल पहले 2 बच्चे सेलेक्ट होके आए हुए थे। अभी मुझे उन स्कूल का नाम नहीं याद है, कोई प्राइवेट स्कूल था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल से वो आए थे। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स राजौरी में भी हमारा जो काम चल रहा है, और भलेसा में भी हमने कुछ लोग जोड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं। और मजे की बात यह है कि इस लॉकडाउन में हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ में हमने क्या किया कि जो वेबिनार्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो हमें लाइक माइंडेड जो पर्सन्स जो थे वो इन वेबिनार के माध्यम से हमें मिलते रहे। और मुझे लगता है कि भले समय भी एक स्ट्रांग जो है वो बनने वाली है बॉडी, और मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वही जो है वहां पे काम करने जा रहे हैं वहां पे, जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा अभी। गुलाम नबी वानी साहब भटियास के हैं, जो अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में हिस्सा बनते हैं, बहुत ही बहुत मेहनत से परीक्षा काम करते हैं। भटियास इलाके एक, के आंतरिक शख्सियत है और हर अच्छे काम के लिए हमेशा जो है वो वानी साहब पेश बिल्कुल, थे। एक जी। और टीचर मैं नाम लेना चाहूंगा जो बड़े वो हमेशा पेश पेश रहते हैं हर प्रोग्राम में। सकून मनीर वानी कहरा साइड से है। एक बिल्कुल। और टीचर जो है देवान सिंह जी, जी, उनका ताल्लुक शिनगिनी से। और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, हमेशा सामाजिक कामों में वो पेश पेश रहते हैं, तराकल के रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैंकल के यहाँ दीवान सिंह जी शिनगिनी से बिल्कुल बहुत बढ़िया। हमेशा साथ साथ में रहते हैं। भटियास के एक और इसाक रशीद साहब। तो मैं हाँ कहूंगा कि टीम जो है मिलने वाली है भलेसा में भी। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भलेसा में जो है साइंस कम्युनिकेशन का, या हम कहेंगे कि साइंस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रो होगा इंशाल्लाह। जी, डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप बच्चों के दरमियान में रहते हैं, पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के हवाले से और चिनाब रीजन मोस्टली, बच्चों के अंदर आप किस तरीके का साइंसी रुझान देख रहे हैं? मतलब क्या रुझान है उनके अंदर, किस तरफ जा रहे हैं बच्चे, कौन सी साइंस? देखिए मलिक साहब, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये बोला था कि अगर मैं कंपेयर करने बैठूं अपने यहाँ के बच्चों को रेस्ट ऑफ द कंट्री के बच्चों से, हमारे बच्चे जो है इनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना ज्यादा है। जैसे आपने कहीं देखा होगा कुछ साल पहले, 2 4 5 साल पहले, कहीं वो हम कहते हैं बिस्रान के एक बच्चे ने एक जेसीबी का एक मॉडल बनाया हुआ था। बिल्कुल बनाया। तब तो कहीं, हाँ, तब कहीं इंटरनेट नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने जहन से एक इंटर वो जेसीबी का मॉडल बना दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स जो है, मैं फेसबुक पे स्पेशली बलसा के बच्चों का, या हम कहेंगे रूरल एरिया के बच्चों का, अभी मैं बात करूं यहाँ पे एक श्रीनगर के एक रूरल एरिया के बच्चे ने कहीं परसों ही एक पिजो इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल, दैट मीन्स पिजो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, एक मॉडल बनाया हुआ है। कांगड़ी से एक कोशिश की हुई है, हालांकि वो कितना कामयाब होगा, लेकिन कांगड़ी के हीट से उसने एलईडी जलाने की कोशिश की हुई है, हीट देके। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट तो है बच्चों में। तो बात वही आती है कि उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमने रीप करना है, उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है। जब हम उनको गाइड करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे आगे। जी जी डॉक्टर मलिक साहब, साहब। भलेसा की बात चल रही है कि भलेसा के बच्चों में भी बड़ा टैलेंट है, तो मैं अपने ही घर की बात करूंगा। मेरा बेटा है जयान मलिक और उसने एक बनाया हुआ है कूलर जो हवा देता है। वो सेल के ऊपर उसने बनाया है, सेलों से चलता है और बाजाब्ता तौर पर वो पानी भी फेंकता है और पूरी तरीके से
और उसका वो मॉडल जो है अमेरिका के एक साइंसदान ने उस पे बताया कि उस पे गाइड कर रहे हैं अभी भी वो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो तैयार भी हो जाएगा। वो मॉडल जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में उन्होंने पेश भी किया और वहाँ सिलेक्ट भी हुआ, उसके लिए उसको इनाम भी मिला। वो भी भलेस की ही मिट्टी का है, मेरा बेटा जयान मलिक। तो तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप हैं वैसे ही आपका बेटा होगा। तो आप जो है, कौन नहीं जानता आपको। आप हेलो। जी जी, जी आवाज जी। आ रही है। हाँ। तो मैं कहूंगा कि मलिक साहब जो है अपने आप में एक नाम है इस समय पूरे। बलेस की मैं बात नहीं करूंगा, नेशन की बात नहीं करता हूं, बल्कि एक इंटरनेशनल फिगर इस समय जो है जाकिर मलिक जो है। तो जैसा बाप होगा तो जाहिर सी बात है बेटा भी सिर्फ राजौरी में नहीं, सिर्फ बलेसा में नहीं भी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जरूर इंशाल्लाह कामयाब होगा। और अपना नाम जो है, अपना नाम के साथ साथ में आपका नाम भी मुझे लगता है कि चार चांद करेगा वो। आपका आपके नाम पे भी चार चांद लगाएंगे जरूर और मेरी इंशाल्लाह। आपसे कि आप उसको भी गाइड करें और साइंस के इस मैदान में उसको आगे ले जाने की आप जो है जरूर कोशिश करेंगे। आपकी दुआएं साथ रहनी चाहिए। इंशाल्लाह जरूर जरूर सर। डॉक्टर साहब, जाते जाते जो है आप अपना कुछ मैसेज जो है अगर देना चाहें, जो आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं यूथ के लिए पर्टिकुलर तौर पर, क्या मैसेज दें? जी बिल्कुल मलिक साहब, मैं जाते जाते यही बताना चाहूंगा स्पेशली अपने यूथ को कि कम से कम अपना जो इस समय एनर्जी है, इस समय जो उनके पास ताकत है, उस ताकत को, उस एनर्जी को, उस टाइम को एक प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज कर दें फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी इन जनरल एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री इन पर्टिकुलर। देखिए जो है बहुत ऐसा दौर चल रहा है कि जहाँ पे नौजवान लोग जो हैं वो ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं और इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव कामों में जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो साइंस के मैदान में आगे आएं और जो डॉक्टर आशिक हुसैन साहब हैं इसी तरीके से जो है जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशिक हुसैन साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम बहुत बहुत मुलाकात शुक्रिया में। मलिक साहब। और बहुत ही अच्छा आपने बोला और आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। जितने भी नाजरीन शामिल हुए इस प्रोग्राम में और जिनने कमेंट्स भी अपने लिखे हैं, मैं तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आदाब। बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।